नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ऑल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के लिए वितान भाग 1 से कुमार गंधर्व द्वारा लिखित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कुमार गंधर्व जी को लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लगी। उन्हें लता जी के मुकाबले में कोई भी गायिका नज़र नहीं आती। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, वे बीमार थे। एक दिन अचानक उन्होंने रेडियो लगाया तो एक अद्भुत सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। स्वर सुनते ही उन्होंने अनुभव किया कि यह आवाज़ कुछ खास है। रोज़ जो गाने सुनते हैं वैसी नहीं है। यह स्वर सीधा उनके कलेजे से जा भिड़ा, मतलब उनके सीधा दिल में लगा जाके। तो गंधर्व जी हैरान हो गए, चकित हो गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। उन्होंने बड़ी तन्मयता यानी कि तल्लीनता के साथ सुना। गाना समाप्त होने के बाद गायक गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही वे हैरान हो गए। मन ही मन संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। तो उन्हें पता चला कि ये दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, क्योंकि दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक गायक है और उनकी बेटी की इतनी कोमल आवाज़ उन्होंने सुनी। तो उन्हें तो कुमार विश्वास जी कहते हैं कि बरसात के भी पहले की किसी चित्रपट का कोई गाना था। मतलब उन्हें लगता है कि लता मंगेशकर ने बरसात फिल्म में सबसे पहले गाना गाया था, लेकिन जो वो गाना था वो बरसात से भी पहले का कोई गाना था। तब से तो निरंतर लता जी गाती चली आ ही रही है और कुमार गंधर्व जी उनके गाने सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वो गाना सुना था वो शायद बरसात फिल्म से भी पहले का कोई गाना था। परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। मतलब जो लता मंगेशकर है उनसे पहले नूरजहाँ का ज़माना था। नूरजहाँ अच्छी पार्श्व गायिका थी। उसके बाद लता मंगेशकर आई। लता मंगेशकर नूरजहाँ से भी आगे निकल गई। यानी पहले नूरजहाँ प्रसिद्धि हुई थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन लता मंगेशकर की प्रसिद्धि नूरजहाँ से भी अधिक हो गई। और उनके बाद में जितनी गायिकाएं आई वे लता मंगेशकर की सुरीलेपन या उनकी आवाज़ तक या उनके गाने तक नहीं पहुंच पाई थी। जैसे गंधर्व जी ने एक उदाहरण दिया है विलायत खां की। विलायत खां के पिता भी सितार वादक थे, लेकिन विलायत खां अपने पिता से कहीं आगे थे सितार वादन में। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी उनकी जो आवाज़ है और शास्त्रीय गायकी जो शास्त्रीय गायन करते हैं सुनाई दी जाए तो लता मंगेशकर की ध्वनि को वे अधिक पसंद करते हैं। यानी जो सामान्य लोग होते हैं, जो गाना सुनने के शौकीन हैं, अगर उन लोगों को गाना सुनाया जाए तो वे शास्त्रीय संगीत को इतना महत्व नहीं देते जितना लता मंगेशकर के गायन को देते हैं। लेखक कहता है कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता बेजोड़ गायिका है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यानी लता के कारण ही चित्रपट संगीत अधिक लोकप्रिय हुआ। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने का दृष्टिकोण, उनका नज़रिया भी बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गायन किया करते थे, पर उन गानों में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। यानी जब से चित्रपट संगीत ज़्यादा प्रभावित हुआ है तब से आजकल के जो बच्चे हैं वो भी बड़े सुर में गाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि लता के गाने का जादू नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी पड़ा है। वे भी आजकल सुरीले स्वर में गाने लगे हैं। जिस तरह से हम कोयल के स्वर को सुनते हैं, कोयल का मधुर स्वर जब हमारे कानों में पड़ता है तो हम सोचते हैं कि हम भी उसी की तरह गायन करें। ये स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही है। स्वर मल्लिकाएं मतलब जो गाने के सुर होते हैं। संगीत के विविध प्रकार से उसका परिचय हो रहा है, उनका स्वर गान बढ़ रहा है। यानी जब से चित्रपट संगीत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जब से लोगों ने चित्रपट संगीत में रुचि लेनी शुरू की है, तब से लोगों का संगीत के प्रति रुझान बढ़ा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। सुरीलापन मतलब गाने में सुर क्या है, ताल क्या है, आज आम लोगों को इसकी भी समझ हो रही है। तरह तरह की लय भी प्रकार उन्हें सुनाई देने पड़ते हैं। आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। यानी जो बहुत साधारण लोग हैं, जो केवल संगीत में
बहुत ही साधारण तरीके से उसमें ध्यान देते हैं, उसको सुनते हैं, उन लोगों की भी सूक्ष्मता मतलब बारीकी से वो भी संगीत के बारे में जानने लगे हैं। इन सब का श्रेय लता जी को ही है। इस प्रकार उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। लेखक ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों में संगीत के प्रति जो रुचि उत्पन्न हुई है उसमें लता जी का हाथ है। संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही पड़ेगा। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि संगीत जो इतना बढ़ रहा है, जो इतना लोकप्रिय हो रहा है, जिसका प्रसार हो रहा है, लोगों की संगीत के प्रति जो रुचि बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लता जी के गायन की वजह से हो रहा है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका अर्थात धवना लता का गाना या शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। मतलब अगर आज लता के गाने के साथ अगर शास्त्रीय गाना सुनाया जाए तो लोग लता के गाने को अधिक पसंद करेंगे। गाना कौन से राग से गाया गया, ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। आम आदमी को ना तो ताल के बारे में पता होता, ना राग के बारे में। उन्हें तो केवल उस गीत की, उस संगीत की केवल जो आवाज़ है, जो मिठास है, जो मस्ती है, उन्हें तो वही अच्छी लगती है और इसी के कारण वे उसे पसंद करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन मतलब गाने में जो मिठास है, गाने में जो मधुरता है, और लोग जो है गाने के गानपन को के कारण ही उसे पसंद करते हैं। लता का कोई भी गाना हो उसमें 100% गानपन मौजूद होता है, यानी लता के गाने में मधुरता, मिठास होती है और यही कारण है कि ज़्यादा लोग जो है लता के गाने को पसंद करते हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता जी जो गाती है उनके स्वरों में पवित्रता होती है। उससे पहले की जो पार्श्व गायिका जो पर्दे के पीछे गाती है, तो नूर जहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, लेकिन उनका जो गाना था वो मादकता, मस्ती से भरा हुआ होता था। यहाँ लेकिन लता जी के स्वरों में कोमलता है, यह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखती है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता की झलक भी है। यानी लता जी जीवन के प्रति जो सोच रखती है वही उनके गाने में हमें दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि संगीत दिग्दर्शक लता से जितना निर्मलता से गवाना चाहिए था उतना नहीं गवा पाए। अगर मैं स्वयं दिग्दर्शक होता तो मैं लता से और मधुरता से और निर्मलता से गवाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नाद में उच्चार। नाद में उच्चार क्या होता है? जब सुरों को ऊंची ताल तक लिया जाता है उसे नाद में उच्चार कहा जाता है। लता जी के गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। यानी स्वरों के आलाप को बड़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत करने की कला लता जी को बखूबी आती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, परंतु मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाया। इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहते हैं, लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। जितने अच्छी तरह से उन्होंने श्रृंगार परक गीत गाए हैं या मध्य या द्रुत लय मतलब तेज लय वाले गाने जितनी उत्कटता से लता जी ने गाए हैं, मेरी दृष्टि से उनके गायन की एक और कमी है। तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्य ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिक से अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं, उसे अकारण ही चिलवाते हैं। लेखक का मानना है जब लता इतना सुरीला गाती है तो उनका गान जो है ऊंची पट्टी में नहीं होना चाहिए, उसे मधुरता के साथ होना चाहिए। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती। कहने वाले मानते हैं कि लता अगर इतना सुरीला गाती है तो शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा होना चाहिए। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि
मुझे नहीं लगता कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में किसी तरह की कोई तुलना हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह का संगीत है। जहाँ गंभीरता है शास्त्रीय संगीत में, वहीं स्थायीपन है, चपलता और द्रुत लय है चित्रपट संगीत में। तो इन दोनों का ही गुणधर्म अलग अलग है। जब इन दोनों संगीत का गुणधर्म अलग है तो इनमें तुलना नहीं हो सकती। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिकृष्ट यानी अपने अंतिम छोर तक पहुंचता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उनकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। चित्रपट संगीत में शब्दों का अधिक महत्व है, जबकि शास्त्रीय संगीत में स्वरों का अधिक वर्णन किया गया है। वहाँ पर राग, ताल, लय इन सब को अधिक अहमियत दी गई है। चित्रपट संगीत 3-3.5 मिनट में एक गाना गाया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत की महफिल 3-3.5 घंटे की होती है। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ, यहाँ उनका त्रिवेणी संगम है। यानी लता के गानों में स्वर, लय और शब्दों के अर्थ का संगम है और महफिल को बेहोशी उनमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इन सब का महत्व ठहरना उचित है। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, लोगों को उसमें मज़ा आना चाहिए, लोगों का उसमें आनंद आना चाहिए, क्योंकि बिना आनंद के लोग जो है उस गाने में रुचि नहीं लेंगे। उनका इस पर महत्व ठहरता है। तो मैं कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो, मतलब रंजिक, अगर उसमें लोगों को समझने में, लोगों का उसमें आनंद नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें बहुत कमी प्रतीत होने लगेगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति होता है, उसका शरीर का ढांचा होता है वो, और उसकी जो पिक्चर बनाई जाती है, जो उसके तैल चित्रों से बनाई जाती है, अलग अलग रंगों से बनाई जाती है, उसमें जो अंतर होता है वही शास्त्रीय संगीत में सुसंगत अभिव्यक्ति होती है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायन के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी उतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? यानी जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि लता जी क्या शास्त्रीय संगीत गा सकती है, तो लेखक ये कहता है, मैं उनसे पूछता हूँ तो क्या आप चित्रपट संगीत गा सकते हो? यानी इन दोनों में कोई अंतर, कोई भेद वो हम नहीं इसका देख रहे। इसमें क्या अंतर है, चित्रपट संगीत अच्छा है या फिर शास्त्रीय संगीत अच्छा है, यहाँ पर हम इस बारे में हम बात करना ही नहीं चाह रहे। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना होगा। खानदानी गवैये का भी यह दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिया, ऐसा आरोप लगाते। जो शास्त्रीय गायक है, जो खानदानी गायक है, शास्त्रीय संगीत का गायन करते हैं, उन लोगों का मानना है कि जो ये चित्रपट संगीत है, जो फिल्मों में जो गाना गाया जाता है, इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए। पर लेखक कहता है, मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, बल्कि उल्टा लोगों के कान सुधार दिए। मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि जब से चित्रपट संगीत शुरू हुआ है तब से लोगों की रुचि संगीत के प्रति ज़्यादा जागृत हुई है। पहले शास्त्रीय संगीत तो शुरू से ही है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के प्रति हर व्यक्ति की रुचि नहीं थी। अब लोगों की रुचि गाने के प्रति, लोगों की रुचि संगीत के प्रति उत्पन्न हुई है।
मेरे ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उसकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। लेखक कहता है मैं पहले बोल चुका हूँ ये बात, मैं दोबारा से इसका वर्णन नहीं करूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायन बड़ी आत्म संतुष्ट वृत्ति के है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात्य तो डिफरेंट टाइप का, अलग अलग तरह का। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। शास्त्रीय संगीत को जो आम लोग होते हैं उसको नीरस मानते हैं, तो उन लोगों का शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि नहीं बन पाती है जितनी उनकी चित्रपट संगीत में। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि उन संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें, सब कुछ चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी द्वारा चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो चित्रपट संगीत है उसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उन्होंने जो संगीत निर्देशक है उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों को भी अपनी फिल्मों में खूब लिया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष व निर्जल राजस्थान में पर्जन्य को याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, चक्र ऋतु समझाने वाले और खेतों को विविध कामों का हिस्सा लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि के समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अति उपयोग चित्रपट संगीत में देखने को मिलता है। संगीत दिग्दर्शकों ने इसका खूब प्रयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है। संगीत का कोई अंतिम छोर नहीं है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित व अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता अभिषिक्त सामग्री है, मतलब बेताज है, क्योंकि यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि लता के बराबर कोई नहीं है। और भी कई पार्श्व गायिकाएं आई, पर लता जितनी लोकप्रिय वे नहीं हो पाई। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। अचल मतलब हिल नहीं सकता, वो एक जगह है। उनके स्थान को कोई और प्राप्त नहीं कर पाया है अभी तक। बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही है और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा नहीं टिक सकता। लेखक यहाँ पर कह रहे कि एक राग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, जबकि लता जी तो पिछले 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में टिकी हुई है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचा है। यही नहीं, परदेश में भी लोगों लता के गाने को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। ये कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि ऐसी गायिका जो इतना मधुर, इतना सुरीला गाती है, वह हमारे बीच है और उनके गाने को हम कितने समय से सुनते आ रहे हैं।